धीरूभाई अंबानी, ये नाम सुनते ही दिमाग में मतलब दो तस्वीरें आती हैं। एक तरफ वो विजनरी जिसने भारत में इक्विटी की क्रांति ला दी, जिसने लाखों छोटे निवेशकों को अमीर बनने का सपना दिखाया। और दूसरी तरफ वो मास्टर मैनिपुलेटर जिसने, कह सकते हैं, सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। और यही इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। एक ही शख्स, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग चेहरे। बिल्कुल। ये सफर शुरू होता है यमन के एक पेट्रोल पंप से, और जेब में सिर्फ 500 रुपए। हाँ, और आंखों में बड़े सपने। तो सवाल यह है कि वो पेट्रोल पंप अटेंडेंट भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना कैसे? आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इनमें कई लेख हैं, कुछ एकेडमिक निबंध भी हैं। और हैमिश मैकडॉनल्ड की उस मशहूर जीवनी द पॉलिएस्टर प्रिंस का भी जिक्र है। हाँ, जो इतनी विवादास्पद थी कि भारत में कभी छपी नहीं पाई। सही बात है। तो आज हमारा मिशन इन स्रोतों के जरिए धीरूभाई अंबानी के इन दोनों चेहरों के पीछे की कहानी को समझना है। तो चलिए इस गहरी पड़ताल में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत तो बिल्कुल फिल्मी है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक स्कूल टीचर के बेटे, सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई। हाँ, कोई बड़ा खानदानी नाम नहीं, कोई जमा पूंजी नहीं। 16 साल की उम्र में वो यमन के अदन शहर चले गए। और वहां उनकी पहली नौकरी शेल कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर लगी, है ना? जी। मुझे ये हिस्सा हमेशा बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, वो उनके लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी जैसी थी। वहीं बैठकर उन्होंने ग्लोबल कॉमर्स, शिपिंग और कमोडिटी ट्रेडिंग के सारे दांव-पेच सीखे। अच्छा। उन्होंने देखा कि तेल कंपनियां कैसे काम करती हैं, कीमतों में उतार चढ़ाव कैसे होता है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भाषा क्या है। और यहीं पर हमें उनके काम करने के तरीके की पहली झलक मिलती है। वो चांदी के सिक्कों वाली कहानी। हाँ, वो तो कमाल की है। बताइए उसके बारे में। उन्होंने देखा कि यमन की जो मुद्रा थी, रियाल, वो सिक्कों में थी और शुद्ध चांदी की बनी थी। और उस सिक्के में लगी चांदी की कीमत सिक्के की असल वैल्यू से ज्यादा थी। रुकिए, ये तो कमाल है। मतलब जहां बाकी लोग उसे सिर्फ पैसे की तरह देख रहे थे, हाँ, उन्हें उसमें छिपा हुआ मुनाफा दिख गया, एक लूप होल। तो उन्होंने क्या किया? हिसाब लगाया और मौका देखते ही सिक्के पिघलाना शुरू कर दिया और चांदी को लंदन के बुलियन मार्केट में बेचने लगे। वाह। एग्जैक्टली। और यही पैटर्न हमें उनकी पूरी जिंदगी में बार बार देखने को मिलता है। उन्होंने बाद में खुद माना भी था कि वो शुरू से ही एक मैनिपुलेटर थे। वो सिस्टम के नियमों को पढ़ते थे और फिर उनमें अपने फायदे की जगह ढूंढ निकालते थे। तो 1958 में वो 500 रुपए लेकर भारत वापस आए। हाँ, और मुंबई में एक छोटे से दफ्तर से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। मसाले और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार। बिल्कुल, यहाँ भी एक दूर की सोच दिखती है। भारत की पारंपरिक ताकत यानी मसाले और भविष्य का कपड़ा पॉलिएस्टर, दोनों को एक साथ लाना। और यहीं से साम्राज्य बनना शुरू हुआ। हाँ, पहली बड़ी छलांग आई विमल टेक्सटाइल ब्रांड के साथ। उन्होंने नरोदा में अपनी पहली मिल लगाई। लेकिन वो सिर्फ कपड़ा नहीं बना रहे थे, वो एक ब्रांड बना रहे थे। सही कहा। उन्होंने ओनली विमल शोरूम का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया, जो उस जमाने के लिए बहुत बहुत नई और आक्रामक मार्केटिंग रणनीति थी। लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और यहीं पर कहानी का सबसे क्रांतिकारी मोड़ आता है। बैंक तो उन्हें कर्ज देने को तैयार नहीं थे। हाँ, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी संपत्ति या पुराना बिजनेस घराना तो था नहीं। तो धीरूभाई ने वो किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या? वो बैंकों और बड़े फाइनेंसरों को छोड़कर सीधे आम जनता के पास गए। और यहीं से भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत हुई। 1977 में रिलायंस पब्लिक हुई। हाँ, उन्होंने देश के लाखों आम लोगों को, टीचर, क्लर्क, छोटे दुकानदार, उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए राजी कर लिया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, है ना? बहुत बड़ा। उस समय शेयर बाजार कुछ अमीर लोगों का क्लब माना जाता था। धीरूभाई ने उसे बदल दिया। वो अपने शेयरधारकों को रिलायंस परिवार का सदस्य कहते थे। हाँ, और उनकी एनुअल जनरल मीटिंग्स किसी बड़े स्टेडियम में होती थीं। हजारों लोग आते थे, जैसे कोई मेला हो। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने लोगों को जबरदस्त रिटर्न दिए। उन्होंने शेयर बाजार को सच में एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया। तो ये धीरूभाई का वो चेहरा था जो आम निवेशक को दिखता था, एक मसीहा जो उन्हें अमीर बना रहा था। लेकिन स्रोतों के मुताबिक इस सफलता के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। बिल्कुल, जो सत्ता के गलियारों में और कॉर्पोरेट बोर्डरूम में नजर आता था। यहीं पर वो मुहावरा आता है जो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, माहौल को मैनेज करना। क्या मतलब था इसका?
ये असल में पॉलिटिशियंस और अफसरों को खुश रखने का एक कोड वर्ड था। अच्छा। उस दौर को लाइसेंस राज कहा जाता था, जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत चाहिए होती थी। धीरू भाई ने इस सिस्टम को तोड़ने के बजाय उसे अपने हक में इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली। लेकिन ये सिर्फ अपने लिए लाइसेंस लेने तक ही सीमित नहीं था, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि इसका इस्तेमाल अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने के लिए भी किया जाता था। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का सबसे मशहूर कॉर्पोरेट युद्ध, द पॉलिएस्टर वॉर। बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया के खिलाफ। जी, दोनों पॉलिएस्टर के बादशाह बनना चाहते थे। यहाँ एक टेक्निकल चीज भी थी, पीटीए और डीएमटी वाली। सही पकड़ा। वाडिया पॉलिएस्टर बनाने के लिए पुराना कच्चा माल डीएमटी का इस्तेमाल करते थे, जबकि अंबानी ने ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी पीटीए को चुना। लेकिन असली खेल टेक्नोलॉजी का नहीं था। नहीं, कीमत और राजनीति का था। अंबानी ने एक आत्मघाती प्राइस वॉर शुरू कर दिया। उन्होंने सालों तक नुकसान उठाकर पॉलिएस्टर बेचा। सालों तक नुकसान? हाँ, सिर्फ वाडिया को बाजार से बाहर करने के लिए। वाह, ये तो सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा लगता है। बिल्कुल, और इसके लिए हिम्मत के साथ साथ राजनीतिक ताकत भी चाहिए थी। और आरोप ये है कि असली चाल आखिर में चली गई। हाँ, अंबानी ने सत्ताधारी पार्टी में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने कच्चे माल यानी पीटीए पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम करवा दी। और वाडिया के डीएमटी पर? उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। इससे रिलायंस का प्रोडक्ट रातों रात सस्ता हो गया और वाडिया का प्रोडक्ट मार्केट में टिक ही नहीं सका। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि लाइसेंस राज सिस्टम ही इतना भ्रष्ट और धीमा था कि उसके नियमों के अंदर रहकर कोई बड़ी सफलता हासिल ही नहीं कर सकता था। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत भी इस पर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि धीरू भाई ने सिर्फ वही किया जो उस सिस्टम में टिके रहने के लिए जरूरी था, लेकिन दूसरों का कहना है कि उन्होंने सिस्टम को सिर्फ नेविगेट नहीं किया बल्कि उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, जिससे खेल का मैदान ही बराबर नहीं रहा। सही बात है। उस जमाने में मजाक चलता था कि भारत में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू और रिलायंस पार्टी ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक सबसे उनके गहरे रिश्ते थे। और इस प्रभाव को मीडिया में भी चुनौती मिली, खासकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार से। बिल्कुल। 80 के दशक में अरुण शौरी और एस गुरुमूर्ति ने लेखों की एक पूरी सीरीज छापी थी। हाँ, एक बड़ा आरोप ये था कि रिलायंस ने पुर्जों के नाम पर एक पूरा का पूरा पॉलिएस्टर प्लांट स्मगल कर लिया, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता रातों रात दोगुनी हो गई। जी, और वो शेल कंपनियों वाली बात। हाँ, जिनके नाम बड़े अजीब थे, फियास्को इन्वेस्टमेंट्स, क्रोकोडाइल इन्वेस्टमेंट्स। ये तो ऐसा लगता है जैसे वो सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, ये एक और सनसनीखेज खुलासा था। आइल ऑफ मैन जैसी टैक्स हेवन जगहों पर ये कंपनियां रजिस्टर्ड थीं। और इन्होंने रिलायंस के शेयर बहुत ही कम दाम पर खरीदे थे। हाँ, और सबसे अजीब बात ये थी कि इन सभी कंपनियों को चलाने वाले एनआरआई डायरेक्टर्स का सरनेम शाह था। लेकिन बाद में जांच में कुछ गलत नहीं पाया गया था, है ना? सही है, रिजर्व बैंक की जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया, लेकिन इन लेखों ने धीरू भाई की छवि पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। तो राजनीति में उनका दबदबा तो था ही, लेकिन असली खेल तो उन्होंने शेयर बाजार में दिखाया। मुझे जो एक कहानी सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है बियर कार्टेल वाली। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। ये 1982 की बात है। कलकत्ता के कुछ ब्रोकर्स, जिन्हें बियर कार्टेल कहा जाता था, ने मिलकर रिलायंस के शेयरों को शॉर्ट सेल करने का फैसला किया। एक मिनट, शॉर्ट सेल को आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। शॉर्ट सेलिंग का मतलब है कि आप किसी शेयर पर ये शर्त लगा रहे हैं कि उसकी कीमत गिरेगी। अच्छा। आप किसी से वो शेयर उधार लेकर आज की ऊंची कीमत पर बेच देते हैं, इस उम्मीद में कि बाद में जब कीमत गिरेगी तो आप उसे सस्ते में खरीदकर वापस लौटा देंगे। बीच का मुनाफा आपका। तो मतलब आप ऐसी चीज बेच रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा जुआ। और इस कार्टेल ने धीरू भाई को कम आंका था। तो क्या हुआ? जैसे ही धीरू भाई को पता चला, उन्होंने अपने सहयोगियों, जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहा जाता था, से कहा कि कार्टेल जितने भी शेयर बेचे तुम सब खरीद लो। तो शेयर की कीमत गिरी ही नहीं, बल्कि बढ़ने लगी। और फिर धीरू भाई ने अपना असली दांव चलाया। हाँ, जब सेटलमेंट का दिन आया तो धीरू भाई की टीम ने उन शेयरों की फिजिकल डिलीवरी की मांग कर दी, जो कार्टेल के पास थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो उधार पर बेचे थे। इससे बाजार में हड़कंप मच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। इसका अंजाम क्या हुआ? कार्टेल को मूंगी खानी पड़ी। उन्हें डिलीवरी पूरी करने के लिए बाजार से बहुत ऊंची कीमतों पर शेयर खरीदने पड़े। वो लगभग दिवालिया हो गए।
और धीरूभाई ने? उन्होंने न सिर्फ अपनी कंपनी की साख बचाई बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त मुनाफा भी कमाया और पूरे बाजार को एक संदेश दे दिया कि रिलायंस के साथ खिलवाड़ मत करना। बिल्कुल। तो एक ही समय में वो आम आदमी के लिए इक्विटी कल्ट बना रहे थे और दूसरी तरफ बाजार के बड़े खिलाड़ियों को इस तरह मात दे रहे थे। यही दोहरापन उनकी कहानी को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि हैमिश मैकडॉनल्ड की जीवनी द पॉलिएस्टर प्रिंस को भारत में आने से रोक दिया गया। उस किताब में इन्हीं सब घटनाओं का बहुत विस्तार से जिक्र था। रिलायंस ने मानहानि का हवाला देते हुए उसके प्रकाशन पर रोक लगवा दी। वो किताब कभी भारत में आधिकारिक तौर पर छपी नहीं, लेकिन कहते हैं कि उसकी फोटोकॉपी प्रतियां खूब बिका करती थी। तो इन सब के बाद हम इस विरासत को कैसे देखें? एक तरफ तो अविश्वसनीय विजन और उसे जमीन पर उतारने की क्षमता है। जामनगर रिफाइनरी को ही ले लीजिए। बिल्कुल, जामनगर सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी, ये एक संदेश था। किस तरह का संदेश? उस समय भारत में इतने बड़े प्रोजेक्ट सालों की देरी के लिए बदनाम थे। धीरूभाई ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे जटिल रिफाइनरी में से एक को रिकॉर्ड 30 महीनों में बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारतीय भी वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकते हैं। हाँ, ये एक तरह से भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का दुनिया के सामने प्रदर्शन था। और आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। जब 2002 में उनका निधन हुआ तो रिलायंस समूह भारत की जीडीपी का लगभग 3% था और देश के कुल निर्यात का 5% हिस्सा। और दूसरी तरफ नियमों को तोड़ने और नैतिक सीमाओं को धुंधला करने की विरासत है। स्रोतों में इसे बार बार सिस्टम मैनिपुलेशन कहा गया है। उन्होंने एक तरह की प्लेबुक बना दी। बिल्कुल, जो आज भी भारतीय कॉरपोरेट जगत में प्रभावशाली मानी जाती है। राजनीतिक संबंध बनाओ, अपने हिसाब से नीतियां बनवाओ, मीडिया की कहानी को कंट्रोल करो और बाजारों में हेरफेर करो। उन्होंने खुद एक बार टाइम मैगजीन से कहा था, मैं कोई मदर टेरेसा नहीं हूं। हाँ, ये एक तरह से उनके तरीकों की स्वीकारोक्ति थी। ये धीरूभाई अंबानी के दो चेहरों का एक सटीक सारांश है। हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे की सोचो, और जिसका मानना था कि भारत में अगर 1000 धीरूभाई और हो जाएं तो देश एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये आजाद भारत के पूंजीवाद के विकास की भी कहानी है। अपनी सारी चमक और सारे विरोधाभासों के साथ हमने एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से एक बिजनेस टाइकून बनने का सफर देखा। पे सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ खेल नहीं खेला, उन्होंने अक्सर अपनी जरूरतों के हिसाब से खेल के नियम ही बदल दिए। तो ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि क्या लाइसेंस राज जैसे एक बेहद नियंत्रित और जटिल माहौल में नियमों को तोड़े बिना इतनी बड़ी सफलता हासिल करना मुमकिन भी था? या क्या सिस्टम खुद ही ऐसे खिलाड़ियों को बनाता और इनाम देता है जो नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात।